हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एनालिसिस इन मैनेजर डिसीजन मेकिंग। ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। बाकी जो भी इनके टॉपिक्स हैं उनके प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे डिमांड चैप्टर है, कॉस्ट वाला, प्रोडक्शन थ्योरीज और जो मैनेजर इकोनॉमिक्स में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी ये सीरीज़ में सारा कुछ कवर किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो आपके डिमांड एनालिसिस की एप्लीकेशन है वो कैसे यूज़फुल होती है, कहाँ पे एप्लीकेबल है इन द मैनेजर डिसीजन मेकिंग में। सो एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एनालिसिस इन मैनेजर डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करेंगे। ये सभी की क्लासेस के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एनालिसिस इन मैनेजर डिसीजन मेकिंग में जो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो डिमांड एनालिसिस है वो क्यों हमें पढ़ा जाता है मैनेजर डिसीजन मेकिंग में, क्या उसकी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, क्यों इन चीज़ को ज़्यादा जोर दिया जाता है डिमांड का। तो डिमांड की जो भी एनालिसिस है वो आपकी मैनेजर डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल है, कोई भी डिसीजन लेने में कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहला पॉइंट है डिमांड फॉरकास्टिंग वाला। डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमें प्रेडिक्शंस लगानी होती हैं प्रेजेंट या पास्ट बिहेवियर को लेते हैं कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, कि फ्यूचर में डिमांड क्या रहने वाली है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर को अगर अपना बिजनेस चलाना है, कोई प्रोडक्ट को बेचना है, पहले वो देखेगा ना कि कौन से पहले पास्ट में प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा थी, किनकी कम थी, उन्हीं से रिलेटेड हुए वो कुछ प्रेडिक्शन लेता है, फॉरकास्टिंग करता है फ्यूचर में डिसीजंस लेने के लिए, एक अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। सो इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डिमांड, कि हमें प्रिडिक्ट करनी है फ्यूचर की डिमांड को ऑफ एनी कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ सम रिलेटेड इवेंट्स, कि प्रेजेंट और पास्ट बिहेवियर को देखेंगे, पहले उनसे कुछ प्रिडिक्शंस लेंगे फ्यूचर डिमांड की। तो इसीलिए हमें डिमांड पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिमांड को एग्जामिन करना, उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग, कि प्रोडक्शन की प्लानिंग करने के लिए भी डिमांड को बहुत पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ों को प्रोड्यूस करवाना है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही तो चीज़ों की प्रोडक्शन करवाई जाएगी। इसीलिए एक फर्म को क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, किसे देखते हुए, डिमांड को देखते हुए। फॉर एनी बिजनेस फर्म डिमांड एनालिसिस इज असेंशियल क्राइटेरिया फॉर दी प्रोडक्शन प्लानिंग। सभी के लिए डिमांड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्म आउटपुट इज फुली बेस्ड ऑन सच एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर डिमांड। अब फर्म की जो आउटपुट है कि कितना वो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं वो किस पे डिपेंड होगी, कि क्या वो एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं फ्यूचर में डिमांड का, जो हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं ना, डिमांड फोरकास्टिंग। पहले वो देखेंगे कि किन चीज़ों की डिमांड फ्यूचर में होने वाली है, उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ एस्टिमेट लेते हुए क्या करना है, फ्यूचर की डिमांड को निकालना है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एस्टिमेशन, अगर हम लोग प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, कई बार प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, एंड सब्सटिक्वेंट लॉसेस। और साथ ही में हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। मतलब सब्सटिक्वेंट का क्या है, उसको फॉलो करते हुए हमें लॉस भी देखने को मिल सकते हैं। फर्म को क्या करना पड़ता है, ओवर प्रोडक्शन से बचने के लिए, लॉसेस से बचने के लिए अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी ही पड़ती है। थर्ड पॉइंट है आपका सेल्स फॉरकास्टिंग। अब किसी चीज़ को बेचना है, सेल्स के रिलेटेड भी फॉरकास्टिंग करने में डिमांड ही हेल्पफुल होती है। इफेक्टिंग सेल्स फॉरकास्टिंग ऑल्सो डिपेंड ऑन डिमांड एनालिसिस, क्योंकि अब किसी चीज़ की डिमांड को बढ़ाने के लिए भी कई बार इसमें सेल्स फॉरकास्टिंग का मतलब ये हो जाता है कितने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किस पे करना है, अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है। इसमें ना एडवर्टाइजमेंट आपका बहुत ही मेन रोल प्ले करती है, जिसमें देखा जाता है कि सारा कुछ डिमांड से रिलेटेड है। बिकॉज एडवर्टाइजमेंट फंक्शन ऑफ फर्म कैन नॉट अकर विदाउट सेल्स फॉरकास्टिंग, कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट फंक्शन कर ही नहीं सकते अगर हम सेल्स की फॉरकास्टिंग नहीं करेंगे, कि कितनी आने वाले टाइम में सेल होने वाली है चीज़ों की, उसका फ्यूचर में पहले देखना पड़ेगा ना।
उसी अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ों की प्रोडक्शन करोगे, फिर सेल्स को एलोकेट करोगे, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड पे ही डिपेंड करेगा कि लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, जिस वजह से हमें डिमांड के एनालिसिस को पढ़ना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का कंट्रोल के लिए भी, फॉर मेकिंग इफेक्टिव कंट्रोल ऑन बिजनेस इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ प्रॉपर बजट ऑफ कॉस्ट। अब हमें पहले हर चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए, हर चीज़ को मार्केट में जाकर एलोकेट करने के लिए पहले एक ना बजट बनाना पड़ेगा, कॉस्ट, किस पे कितनी कॉस्ट आपको लग रही है, तो तभी हम लोग इफेक्टिव कंट्रोल कर पाएंगे ना बिजनेस को। इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ प्रॉपर बजट ऑफ कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट, और हमें बजट देखना पड़ेगा कितनी हमारी कॉस्ट लगी, कितना हमारा प्रॉफिट आया, जो किस पे बेस होता है, ऑन द असेसमेंट ऑफ एनुअल डिमांड और सेल्स एंड प्राइजेस। ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपने एक साल में लोगों की कितनी डिमांड रही, या फिर कितनी सेल की है आपने चीज़ों की, कितने प्राइजेस पे की है। इसीलिए भी डिमांड एनालिसिस आपका बिजनेस के कंट्रोल में भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको सारा का सारा बजट बनाना पड़ता है, कितनी कॉस्ट लगी, कितनी लोगों की डिमांड थी, किन चीज़ों को लोगों ने ज़्यादा खरीदा, किन की सेल ज़्यादा हुई, प्राइजेस कितने थे, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका इन्वेंट्री कैपिटल। ये हो गया, इन्वेंट्री कैपिटल होता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर मेकिंग रिक्वायर्ड एफर्ट्स टू हैव सफिशिएंट कंट्रोल ऑन इन्वेंट्रीज। अब बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या कर रही हैं, एफर्ट लगाती हैं ताकि वो कंट्रोल रख पाए। इन्वेंट्रीज क्या होता है, नई नई जो चीज़ें बनानी, जैसे रॉ मटेरियल से आपका पहले सेमी फिनिश्ड गुड बनता है, फिर फिनिश्ड गुड बनता है, तो इन सभी की चीज़ों पर भी ध्यान रखना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी और गुड की प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मैं कह दूं कि वुड है, वुड आपकी क्या है, इंटरमीडिएटरी गुड है, वुड से हम लोग क्या है आगे फिनिश प्रोडक्ट को बनाएंगे, ये होती है इंटरमीडिएटरी गुड। वुड वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, आगे उसका यूज़ करके हम कोई और चीज़ों को बना सकते हैं, जो कि ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि शुगर है, शुगर हो गया, वुड हो गया, स्टील हो गया, ये क्या होती है, आपकी इंटरमीडिएटरी गुड्स होती हैं। फिर सेमी फिनिश्ड गुड जो कि अभी मैन्युफैक्चर हो रही हैं, पूरी तरीके से बनी नहीं है, फिर फिनिश्ड गुड्स आ जाएंगी, स्पेयर पार्ट्स आ जाएंगे। तो इनकी इन्वेंट्री कैपिटल पे भी थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखने के लिए डिमांड एनालिसिस को देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल कितना है, इंटरमीडिएट्स गुड कितनी लेनी है, तो ये सारा कुछ आपके डिमांड में ही आ जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है आपका ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, कि जो भी आपने ग्रोथ के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट निवेश करने के प्रोग्राम्स बनाने हैं, उस पर भी डिमांड बहुत ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट होती है। डिमांड एनालिसिस is important for significant growth rate and a long term इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रोग्राम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं डिमांड का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने अपनी फर्म का क्या करना है, कहीं पर निवेश करवाना है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको क्या है, डिमांड को एग्जामिन करना ही पड़ेगा, डिमांड के एनालिसिस को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर अपनी डिमांड किधर कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करना बहुत क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, तो इसको भी देखना चाहिए। लास्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए भी डिमांड एनालिसिस को, डिमांड को एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ बेटर प्लानिंग एंड ईजी एलोकेशन ऑफ कंट्री प्रोडक्शनल रिसोर्सेज डिमांड एनालिसिस हेल्प द इकोनॉमिक प्लानर्स अ लॉट। इसीलिए कि आपको अच्छी प्लानिंग करने के लिए, ईजिली लोगों को चीज़ें पहुंचाने के लिए, इजी एलोकेशन करने के लिए कंट्री के रिसोर्सेज को, डिमांड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशन फॉर वेरियस गुड फैसिलिटेट द गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज इन द कंट्री। कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म डिमांड की बात करें, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग लेकर चलें, क्योंकि फ्यूचर में कौन सी डिमांड रहने वाली है, अगर उसको हम लोग एग्जामिन कर पाए, और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट भी अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ इसी तरीके से इस्टेब्लिश करती है, गवर्नमेंट को बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करना चाहिए, किन का इम्पोर्ट। देखो सरप्लस जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, या हमें देखना पड़ेगा कि दूसरी कंट्री में कौन सी चीज़ों की डिमांड चल रही है, हम क्या करेंगे, अपने सरप्लस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में क्या करवा देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। उनसे क्या होगा, हमें जो मनी मिलेगी तो हमारी क्या है, इकॉनमी के लिए हेल्पफुल होगा। वैसे ही क्या है, किन चीज़ों को हमें इम्पोर्ट कराना पड़ेगा कि जो इधर हमारे लिए थोड़ा सा
ऐसी है कि जो चीज़ें स्कार्स हैं, जो हमें मिल नहीं पा रही, तो किन चीज़ों को इंपोर्ट करवाना है, किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करवाना है, वो किस पे डिपेंड करता है? डिमांड पे ही डिपेंड करता है कि लोग डिमांड कितनी करते हैं, या डिमांड फोरकास्टिंग कि फ्यूचर में आपको किस चीज़ों की डिमांड होने वाली है, लोग किन चीज़ों को ज़्यादा महत्वता देने वाले हैं, डिमांड करने वाले हैं। तो ये इसी वजह से क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में भी डिमांड एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि एप्लीकेशन है डिमांड एनालिसिस को क्यों पढ़ना ज़रूरी है मैनेजर डिसीजन मेकिंग में एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।